जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो द फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स स्टार्ट। कौन बताएगा मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? एमसीक्यू है, सिंपल सा। बोला गया है अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी। फिर आपको ऑप्शंस देखिए, बहुत सिंपल सिंपल से ऑप्शंस दिए हुए हैं। यूज टू डिटरमाइन हीट चेंजेस हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यूज टू डिटरमाइन प्रेशर वॉल्यूम वर्क हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वेरी गुड। आज का जो राउंड रहेगा वो ऐसा रहेगा, रैपिड फायर राउंड। जिसने सबसे पहले हैंड रेज ऑप्शन ऑन किया उसी से पूछा जाएगा। यस, दृष्टि आप बताइए। और 2 whose value is independent of path. परफेक्ट, वेरी गुड। चलिए, तो सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस द करेक्ट कंडीशन इज। यस, प्रांजलि बताएगी हमें। Third. थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Yes. ओके, एक सेकेंड ना। हाँ, सो द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है? देयर इज नो हीट एक्सचेंज अलाउड। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट। बस कुछ ही बच्चों का हैंड रेज ऑप्शन ऑन है, बाकी सबको नहीं आता क्या? यस, ईशानी, व्हाट इज द आंसर? 0. 0, वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, डेल्टा यू जीरो विच मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज -x किलो जूल पर मोल। सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच विल बी। सबका हैंड रेज ऑप्शन ऑन है, मैं उनसे पूछूंगी। हाँ, प्रांजलि का ऑन है, हितांशी का ऑन है, धनुष्का का ऑन है। फिर जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं चलेगा। वेरी गुड। सबसे पहले तो भीष्म ने हाथ खड़ा किया। यस भीष्म, बताइए। भीष्म क्या हुआ, नहीं आता है? ओके, यश से पूछते हैं। यश आप बताइए। Man, it would be third option because we know that delta H is equal to delta U plus delta NGRT. वेरी So गुड। here we are given delta U is -x. ओके That's why it will be greater than delta H. ओके, देखिए यश का आंसर तो बिल्कुल सही है बेटा, बट आपका जो जस्टिफिकेशन है दैट इज नॉट करेक्ट। सी, आपको बोला गया है कंबशन ऑफ मीथेन विच मीन्स CH4 का कंबशन। तो कंबशन में हम क्या करते हैं बेटा? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम उसको हीट करते हैं, जिससे क्या बनता है? CO2 प्लस H2O। राइट नाउ, कैन एनीवन टेल मी, क्या ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इज दिस अ बैलेंस्ड इक्वेशन? नो, राइट। तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 2H2O कर देते हैं और यहाँ पे हम 2O2 कर देते हैं। अब यश ने जो बोला उसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी करेक्शन, दैट डेल्टा Ng का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? What will be the value of delta Ng? Nishit, I want answer from you. What is the value of delta Ng over here? Yes, Nishit, you can unmute yourself. निशित, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। अनम्यूट करो पहले अपने आप को और डेल्टा Ng का आंसर लिखवाओ। नहीं बेटा, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। चलो हर्ष, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा Ng? मैम -2। -2, वेरी गुड। कैसे आया ये -2? इट मैम इज क्योंकि प्रोडक्ट के साइड CO2 का 1 मोल है और वेरी रिएक्टेंट्स गुड, के साइड CH4 का 1 और O2 का 2, तो 1 -3 = -2। वेरी गुड। सो सबको समझ में आया? यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल कितने हैं? गैसियस प्रोडक्ट के मोल इट इज 1, एंड व्हाट इज द मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट? इट इज 3। सो इट इज 1 - 3 विच मीन्स -2।
तो देखो यहाँ पे आपका डेल्टा एन जी अगर -2 है, मतलब डेल्टा यू में से कुछ चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ऑब्वियस सी चीज है, अगर कुछ चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है तो मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन डेल्टा यू। यश, आपको समझ में आया? इज दिस क्लियर? आपका आंसर सही था बेटा, बट द लॉजिक वाज इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है। दिस इज बेस्ड ऑन हेसेस लॉ। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस। लेट्स सी। टारगेट इक्वेशन बनवाइए मेरे से। सबसे पहले तो टारगेट इक्वेशन चाहिए मुझे। यहाँ पे टारगेट इक्वेशन क्या होएगा? कोई आंसर देख के मुझे सीधा बताएगा, मैं उसको झापड़ मारने वाली हूँ आज। सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, आई डोंट नीड आंसर, आई नीड मेथड ऑल्सो। कैसे लाए वो आंसर? Yes, very good. I can see 3 hand raise options on. Okay, target equation I need from Bhishma. Bhishma, बताइए what is the target equation? CH4 और plus O2। बेटा तुमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा? आपको बोला है कि the enthalpy of combustion of methane, dihydrogen and oxygen is given to you. बेटा वो तो आपको given है. What is the value that you are supposed to find? Enthalpy of formation of CH4. आपको CH4 का फॉर्मेशन एंथैल्पी फाइंड आउट करना है। तो अब इक्वेशन क्या बनेगा? टारगेट इक्वेशन CH4। बेटा CH4 बनाना है। सो 1 मोल ऑफ CH4 इफ यू वांट टू प्रिपेयर, आपको एलिमेंट्स स्टैंडर्ड स्टेट में होता है कार्बन सॉलिड एंड 2 H2। ओके, नाउ व्हिच इक्वेशंस आर गिवन? सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है कंबशन एंथैल्पी ऑफ मीथेन। सो लेट्स राइट द इक्वेशन फॉर द कंबशन एंथैल्पी ऑफ मीथेन। चलिए जल्दी सब लोग साथ साथ में लिखते जाइएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 2O2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2H2O। द वैल्यू इज गिवन -890.3 किलो जूल पर मोल। दिस इज योर कंबशन एंथैल्पी ऑफ मीथेन। फिर आपको दिया है कंबशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन। सो C + O2 गिव्स CO2। ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? चलो इसको मैं H2 लिखती हूँ, इसको हम H1 लिख देते हैं। It is given to be -393.5 kilojoule per mole. And last one is dihydrogen का combustion enthalpy. तो वो क्या आएगा? H2O। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? इक्वेशन को बैलेंस कैसे करोगे? आपको सिर्फ इसको क्या करना है? हाफ। Okay, now this value is also given. The value is -285.8 kilojoule per mole. Now these three equations are given. आपको टारगेट इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाते हैं, कैसे इक्वेशंस को मैनिपुलेट करते हैं? Yes, very good. Some students wants to answer. Yes, हृदय। अच्छा, हृदय को मैंने पूछा तुरंत ही उन्होंने हाथ अपना पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। एक सेकेंड ना। यस, हेतांशी। यस बेटा बोलिए। मैम फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे। क्यों रिवर्स करेंगे बेटा? क्योंकि टारगेट इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड CH4 चाहिए। वेरी गुड, आपको प्रोडक्ट के साइड पे चाहिए वेदांत, यहाँ पे CH4, क्योंकि आपके टारगेट इक्वेशन में बेटा वो कौन से साइड पे है? प्रोडक्ट के साइड पे, राइट? सो यू नीड टू इनवर्स दिस फर्स्ट इक्वेशन। हमें इसको उल्टा कर देना है। और दैट इज अ रूल वेदांत कि जब आप किसी इक्वेशन को उल्टा करते हो तो आपको उसकी जो एंथैल्पी चेंज होती है उसकी साइन को रिवर्स करना होता है। तो अगर आप इक्वेशन उल्टा करते हो तो ये माइनस में से क्या बन जाएगा? प्लस। इज दिस क्लियर? वेदांत आपको समझ में आया हमने इक्वेशन को उल्टा क्यों किया? जस्ट अ सेकेंड। यस, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अब बताइए। मैम मैं कह रहा था कि मैंने नहीं पूछा कुछ से। अरे कोई नहीं, मैं आपसे बोल रही हूँ कि क्या आपको समझ में आया हमने इन्वर्स क्यों किया इक्वेशन को? क्योंकि देखिए ये आपका टारगेट इक्वेशन है, आपको ये बनाना है, ठीक है? तो आप कैसे बना सकते हो? क्योंकि आपको CH4 इस साइड पे चाहिए जबकि है वो रिएक्टेंट साइड पे, तो आपको इस इक्वेशन को उल्टा करना है जैसे हितांशी ने हमें बताया। सो लेट्स रिवर्स दैट इक्वेशन। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा? CO2 + 2H2O गिव्स CH4
plus 2 O2. Hitanshi, what will be the next step? Hitanshi, what will be the next step? मैम सेकेंड इक्वेशन ऐसा ही रहेगा. वेरी गुड. क्यों ऐसा ही रहेगा? क्योंकि आपको एक मोल ही कार्बन चाहिए, राइट? सो देयर इज ओनली 1 मोल ऑफ कार्बन. वेरी गुड. और थर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों मल्टीप्लाई बाय 2? बिकॉज 2H2 चाहिए. यस, वेरी गुड. देयर आर 2H2 इन द टारगेट इक्वेशन. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें. सो 2H2, अब 2 into half will become 1 and 2H2O. तो आपको एंथैल्पी को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ डेल्टा H? चलिए सबसे पहले तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं. 2H2O कैंसिल एंड CO2 कैंसिल. क्या बचा हमारे पास? यहाँ पे भी O2, ये टोटल हो गए 2 मोल्स और यहाँ पे भी 2 मोल्स. सो आपका टारगेट इक्वेशन जनरेट हो गया. कार्बन सॉलिड प्लस 2 हाइड्रोजन गैस गिव्स CH4 गैस. चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा H? क्या आया? इन सबको ऐड करके मुझे बताइए. जिसका आंसर आ जाए फटाफट से चैट बॉक्स में डालो. वेरी गुड ईशानी, परफेक्ट. वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड. वेरी गुड दृष्टि. तीन बच्चों के तो आंसर भी आ गए. वेरी गुड, सबके सही आ रहे हैं. वेरी गुड जैनम, वेरी गुड हेतांशी, यश, वेरी गुड. सो द आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन ए, -74.8 किलो जूल पर मोल. ठीक है. चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. हु इज गोइंग टू आंसर दिस फॉर मी? A प्लस B जो है वो आपको C प्लस D प्लस Q दे रहा है. Q का मतलब होता है हीट, मतलब यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है. एंड द एंट्रोपी इज ऑल्सो फाउंड टू बी पॉजिटिव. तो रिएक्शन कैसा होगा? हृदय के दोस्तों को याद कीजिए. एक जो है वो पढ़ना चाहता है कब? जब वो नेगेटिव होता है. और दूसरा डेल्टा S कब पढ़ना चाहता है? जब वो पॉजिटिव हो. याद आया? दोनों कब फेवर करते हैं पढ़ाई को? जब एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो. कैन यू सी इन दिस रिएक्शन कौन सा पॉजिटिव है? चलिए, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द साइन ऑफ डेल्टा H? भीष्म. Negative. नेगेटिव, विच मीन्स यहाँ पे एक दोस्त तो है वो सहमति में है और दूसरा आपको एंट्रोपी भी बोला गया है वो भी सहमति में. तो दोनों दोस्त पढ़ना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी चीज है, अब हृदय को पढ़ना ही पड़ेगा. सो द रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस. ठीक है. व्हेन बोथ द फैक्टर, मैंने आपको कल ही बताया था, देखो इसको बोलते हैं एंथैल्पी फेवर्ड रिएक्शन. दिस इज एंथैल्पी फेवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज एंट्रोपी फेवर्ड रिएक्शन. मैंने आपको बोला था अगर दोनों फेवर करते हैं तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही होगा. अगर दोनों फेवर नहीं करते हैं तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगा. पर अगर इनमें से कोई भी एक फेवर कर रहा हो, एनीवन, ठीक है, कोई भी एक, डेल्टा H या डेल्टा S, तो रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर के ऊपर. ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, राइट? निश्चित, व्हाट इज योर क्वेश्चन? आप एक तो अनम्यूट ही नहीं कर पा रहे हो. जो भी डाउट है बेटा आप अपना चैट बॉक्स में डालो. चलिए, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. तो यहाँ पे क्या आएगा? रिएक्शन दोनों फेवर कर रहे हैं तो स्पॉन्टेनियस होगा, पर क्योंकि दोनों फैक्टर्स फेवरेबल हैं तो इट इज गोइंग टू बी पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर. यहाँ पे आएगा वर्ड एट एनी टेम्परेचर. सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ओके, समझ में आ गया? अगर मैंने यहाँ पे ये दिया होता तो कि इट वॉज फाउंड टू बी नेगेटिव, चलिए ये पॉजिटिव वर्ड में हटा दूँ. अब कौन आंसर दे पाता है? लेट्स सी. मैम ने पॉजिटिव वर्ड हटा दिया. आई नीड आंसर फ्रॉम शनोफी. शनोफी, इफ वर्ड इज मेंशन्ड स्पेसिफिकली दैट इट इज नेगेटिव, एंट्रोपी इज नेगेटिव, तो रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगा बेटा?
यस शनोफी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ शनोफी? Hello, ma'am. Very good. Shanofi, if entropy is negative, Hello, ma'am. yes, I can hear you. बोलो. Yes, ma'am. अगर एंट्रोपी नेगेटिव हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? एनीवन? सोचो, वो कब पॉसिबल होगा? हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, कब होगा शनोफी? Hi. Hi, ma'am. हाई टेम्परेचर बोल रहे हैं शनोफी. चलिए तो देख चेक कर लेते हैं. अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो ये माइनस माइनस बन जाएगा शनोफी प्लस, और ये भी है प्लस. तो ओवरऑल डेल्टा जी तो बेटा आपका नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा. वंस अगेन देखिए, अगर आप हाई टेम्परेचर लेते हैं तो क्या होगा? व्हेन यू टेक हाई टेम्परेचर तो योर टी डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एच. तो ये जो आपकी वैल्यू है ये है माइनस, और ये भी है माइनस, और ये है प्लस. तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? द डेल्टा जी वैल्यू विल कम पॉजिटिव, राइट? और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है मतलब आपका रिएक्शन कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस. और अगर आपने लो टेम्परेचर लिया तो क्या होगा? डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगी. यस, तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा बेटा. तो याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, एक्सोथर्मिक के केस में हमेशा ही लो टेम्परेचर को फेवर किया जाता है इंस्टेड ऑफ हाई टेम्परेचर. क्लियर? सब लोग सिर्फ इतना नोट डाउन करें. फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस लो टेम्परेचर इज फेवर्ड, एंड फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस हाई टेम्परेचर इज फेवर्ड. चलिए क्वेश्चन नंबर 8. मैम ने क्वेश्चन नंबर 7 क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि वो हमने क्लास में कहीं ना कहीं किया होगा. ठीक है, अगर क्लास में किया है इसलिए रिपीट नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 में मेरी हेल्प कौन करेगा? यस हृदय. तुरंत क्वेश्चन देखते ही मना कर देते हो. देखो तो सही करना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, क्या गिवन है. तुरंत मना मत करो, पहले देखो और फिर डिसाइड करो. आज तनय क्लास में नहीं आया है. ओके, कौन हेल्प करेगा मेरी यहाँ पे? कौन सा इक्वेशन लगाऊं मैं? यस वेरी गुड, हर्ष बताइए. मैम डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. वेरी गुड, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. इसमें बेटा बताइए डेल्टा एन जी क्या लिखेंगे हम? मैम डेल्टा एन जी कैलकुलेट करना होगा. उसका फॉर्मूला क्या होता है? जो मैम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट की साइड है वेरी गुड, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन द रिएक्टेंट साइड. वेरी गुड. मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस मोल्स रिएक्टेंट. ऑफ गैसियस रिएक्टेंट. यस, नाउ व्हाट आर द मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट बेटा? कितने मोल्स दिख रहे हैं आपको? हम गैसियस प्रोडक्ट है 2 2 2 वेरी 2 गुड. एंड व्हाट इज द मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट? 3/2. Okay, so delta Ng will be 1/2 मैम. okay. Is this clear? तो चलिए, आपकी हर्ष ने इतनी सारी हेल्प कर दी, उसने आपको इक्वेशन भी दिखा दिया, आपको डेल्टा Ng भी निकाल के दे दिया. नाउ पुट दी वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. डेल्टा H इज इक्वल टू -742.7, बट प्लीज पे अटेंशन, दिस इज गिवन इन किलो जूल्स. पर आपका R जो होता है वो होता है जूल्स में. तो या तो दोनों को जूल्स में रखो या तो दोनों को किलो जूल्स में रखो, वो तुम्हारे हाथ में. ठीक है, आई एम कीपिंग देम इन किलो जूल्स. तो देखो यहाँ पे मुझे करना है हाफ. R इज 8.314
पर ये वैल्यू जूल्स में है, तो मैं इसको किलो जूल में करने के लिए 10 to the power -3 करूंगी. एंड व्हाट इज द टेम्परेचर? 298. चलिए लेट्स सी किसका आंसर आता है सबसे पहले, डेल्टा एच का. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच? कैलकुलेट दिस फॉर मी और चैट बॉक्स में डाल दीजिए. देखो हमेशा जब भी डेल्टा एच और डेल्टा यू का न्यूमेरिकल हो तो दो ही फॉर्मूलाज यूज होंगे. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी सॉलिड और लिक्विड के लिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, एंड गैस के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. ठीक है हृदय, ये ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन पढ़ के मना नहीं करते मैम को, थोड़ा सा सोचते हैं. ठीक है चलो start solving the question and put your answer in the chat box. Very good, I have received one answer from Hriday. Hriday, check the sign of your answer. Very good Tanush, very good Nishit, very good Drushti, Varun, very good. Dev, recheck your calculation. Hitanshi, very good. Yash Joshi, please recheck your calculation. Very good Yash Chaudhary. Preet, very good. So the final answer to this question is -741.5 kilojoule per mole. Great, very good. चलिए लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11. अब आप बोलोगे मैम ने 9, 10 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज दैट इज ओमिटेड फ्रॉम योर सिलेबस. सो जस्ट कैंसल द टू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन CP एंड CV. हीट कैपेसिटी वाले न्यूमेरिकल आपको नहीं करने. लेट्स जस्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11. एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो लिख देते हैं उसका इक्वेशन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, और उसका एंथैल्पी दिया हुआ है कंबशन विच इज -393.5 किलो जूल पर मोल. अब आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड व्हेन 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज फाउंड. दिस इज नॉट इवन थर्मोडायनेमिक क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन जो आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था. फर्स्ट चैप्टर में जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था ये एंटायरली उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. चलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमें दिया हुआ है कि जब आप 1 मोल कार्बन को बर्न करते हो तो आपको इतनी एनर्जी मिलती है. अब जब 1 मोल कार्बन बर्न होता है तो सामने 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, राइट? सो इफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न यू गेट 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल का मास कितना होता है? व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यश बताइए. It would be 44. वेरी गुड. सो 44 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म, तब कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 393.5 किलो जूल पर मोल. पर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जब 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तब कितनी एनर्जी रिलीज होती है, आपको वो कैलकुलेट करना है. Cross multiply.
Yes. So just simply cross multiply. So you will get minus 393.5 into 35.2 divide by 44. भीष्म हाँ हाँ कर रहे हो, कैलसी का यूज करके आंसर निकाला तुमने, तो आंसर आ गया। अच्छा क्या आंसर आया, डालो चैट बॉक्स में। वेरी गुड हृदय, वेरी गुड तनुष, वेरी गुड यश। वर्तिका यूनिट नहीं लिखा बेटा आपने, स्टार्ट राइटिंग द यूनिट। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड भीष्म, भीष्म यूनिट रॉन्ग लिखता है तू। हितांशी वेरी गुड धृति, स्टार्ट राइटिंग द यूनिट, और वो भी करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं चलेंगे। नहीं एक सेकेंड ना, द यूनिट विल बी, आंसर जो आ रहा है वो तो सबका सही आ रहा है, इट इज -314.8, ये तो सबका आ रहा है, बट द यूनिट शुड बी किलो जूल। अब भीष्म आपका यूनिट क्यों गलत है, आप हमेशा कैपिटल के लिखते हो, किलो के लिए कभी भी कैपिटल के नहीं लिखते हैं, स्मॉल के लिखा जाता है। ओके, सो द यूनिट इज किलो जूल नॉट पर मोल। क्यों पर मोल नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हीट रिलीज अगर आप लिखते हो तो दिस इज 1 मोल को जब आप करते हो तब कितनी हीट रिलीज होती है, तो वो हमेशा जूल्स में होता है, इट इज नॉट पर मोल। ठीक है, सो इतना मोल से इतनी एनर्जी, तो इतने मोल में से कितनी एनर्जी, और एनर्जी हमेशा किलो जूल में होती है या जूल्स में होती है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमने आई गेस किया हुआ तो है क्लास में, बट लेट्स सी कितनों को याद है। क्या इक्वेशन लगाओगे, रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, और फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया हुआ है। हाउ विल यू कैलकुलेट रिएक्शन एंथैल्पी फ्रॉम फॉर्मेशन एंथैल्पी? यस वेरी गुड हृदय, बताइए क्या इक्वेशन लगाएंगे हम? Summation of formation enthalpies of product minus summation of formation enthalpy of reactants. Very good. Summation of formation enthalpies of product minus summation of formation enthalpies of reactant. Very good. आगे सॉल्व करूं? Yes, yes. बताते जाइए, क्या वैल्यूज रखूं वो भी लिखवाओ। N2O का है, so 81 प्लस, बेटा 81 नहीं है, N2O4 का क्या वैल्यू है? अच्छा ओके, N2O का वैल्यू लिखो, हाँ बोलो। 81 प्लस 3 into minus 393 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ओपन, N2O4 का है It is 9.7 plus प्लस 3 into minus 110. it's very good. What is the answer? Calculate the answer, सब लोग कैलकुलेट करें। और अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में डालें विथ यूनिट। वेरी गुड हर्ष। चलिए किस किस का आंसर आ रहा है जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में डाल दीजिए। वेरी गुड दृष्टि, शनोफी रिकैलकुलेट, हितांशी एंड जैनम परफेक्ट, एकदम शार्प आंसर लेके आए हो। ईशानी, दृष्टि एंड हर्ष यू राउंडेड ऑफ। आपको राउंड ऑफ नहीं करना होता है, जितना हो सके उतनी हैबिट कम कर दो राउंडिंग ऑफ की। वेरी गुड भीष्म, वेरी गुड प्रीत। यश चौधरी, योर आंसर इज इनकरेक्ट। वेरी गुड हृदय। So the final answer is -777.7 kilojoule per mole. This is the reaction enthalpy. Okay.
So this is the question number 12. Let's move to question number 13. चलिए, दिया हुआ है नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन gives 2 moles of ammonia. See, if every time I forget to write the physical state, आप नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि आपके तो मार्क्स कटेंगे, मेरे मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है? सो प्लीज पुट द फिजिकल स्टेट ऑल्सो साथ में. द रिएक्शन एंथैल्पी इज गिवन -92.4 किलोजूल पर मोल. What you are supposed to do is आपको फाइंड आउट करनी है फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ अमोनिया. आपको ये कैलकुलेट करना है. सो विच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू अप्लाई? रिएक्शन एंथैल्पी और फॉर्मेशन एंथैल्पी का कौन सा फॉर्मूला होता है? यस हितांशी, विच फॉर्मूला वी विल अप्लाई? Ma'am, summation of formation enthalpy of product minus summation of formation enthalpy of Very good. reactants. Product minus summation of formation enthalpy of reactant. Very good. चलिए, लिखवाइए मेरे को क्या क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट में. यस हितांशी, क्या क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट साइड पे? Ma'am, product में summation enthalpy of NH3. डायरेक्टली एंथैल्पी ऑफ NH3 बेटा, ध्यान से 2 देखिए. into Yes. enthalpy of NH3. Yes, 2 moles of ammonia है, so 2 times formation enthalpy of ammonia minus Enthalpy of N2 very plus good, 3 into enthalpy of H2. perfect. Now tell me what is the value of enthalpy of N2 and H2? 0, Why 0? because it is in its most stable state. वेरी गुड. जो भी एलिमेंट अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में होते हैं उनकी फॉर्मेशन एंथैल्पी हमेशा 0 होती है. वेरी गुड हितांशी. सो हमें जो फाइंड आउट करना है, लेट्स फाइंड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ अमोनिया. इट इज गोइंग टू बी डेल्टा HR डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये तो पूरा टर्म हमारा क्या हो गया, ये हो गया 0. So it is -92.4 divided by 2. So your answer is -46.2 किलोजूल पर मोल. बहुत सिंपल था. तुम्हारे लक अच्छे हुए तो यही आएगा एग्जाम में. चलो, किसी को कुछ पूछना है? ओके, यस, जस्ट अ सेकेंड. यस प्रीत, क्या पूछना है बेटा आपको? मैम लास्ट वाला स्टेप वापस समझाओ ना. देखो बेटा, यहाँ पे ये तो पूरा 0 हो गया, सो ये हो गया -0, तो ये पूरा कैंसल आउट हो गया. अभी देखो, आपको ये फाइंड आउट करना था फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ अमोनिया, तो वो कैसे मिलेगा? आप 2 को कहाँ डालोगे? डिनोमिनेटर में, ठीक है? ओके, सो लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 15. अब मैम 14 क्यों नहीं करा रही है? क्योंकि हमने किया हुआ है, दैट इज हेसेस लॉ बेस्ड न्यूमेरिकल, तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं वापस रिपीट नहीं करूँगी. Now this one is very very important, so please स्टार मार्क बना दीजिए इसके आगे, ठीक है? Now it is a little bit difficult one, तो ये मैं आपसे नहीं करवाऊंगी, ये मैं आपको बताती जाऊंगी, आप लोग खुद से लिखते जाना, ठीक है? सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है CCl4 गैस which is being converted into carbon gas plus 4 atoms of chlorine gas, ठीक है? और आपको इस रिएक्शन की निकालनी है एंथैल्पी. व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस प्रोसेस, ये आपको निकालना है. अब सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिएक्शन एंथैल्पी इज नथिंग बट समेशन ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, राइट? अब क्या कार्बन और क्लोरीन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है? माय क्वेश्चन टू यू इज दिस, क्या वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है यहाँ पे?
चलिए कौन बताएगा मेरे को, क्या ये स्टैंडर्ड स्टेट है इसका? तनय, तनय बेटा, क्या ये स्टैंडर्ड स्टेट होता है कार्बन और क्लोरीन का? नहीं मैम, क्लोरीन का नहीं है, कार्बन का है, कार्बन का भी नहीं है मैम। कार्बन का भी नहीं है, क्लोरीन का भी नहीं है, वेरी गुड। नहीं मैम। सो इसका मतलब हुआ इनकी फॉर्मेशन एंथैल्पी जीरो तो नहीं होगी, राइट? सो इफ फॉर्मेशन एंथैल्पी इज नॉट जीरो ओवर हियर, तो आप इसका फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या लोगे? तो देखो कार्बन जो गैसियस स्टेट में होता है वो ऑब्वियसली कौन से स्टेट में से जाएगा? सॉलिड स्टेट्स में से गैसियस स्टेट में जाएगा। तो अगर वो सॉलिड स्टेट में से गैसियस स्टेट में जाता है तो इसको हम बोलते हैं एटोमाइजेशन एंथैल्पी, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, which is going to be equal to the sublimation enthalpy over here। समझ में आया? अब क्लोरीन का भी आपको गैसियस एटम बनाना है, तो वो कब बनेगा? वो Cl2 गैस में से बनेगा, और वो जब बनता है तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। अगर वो बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसका जो एटोमाइजेशन एंथैल्पी है इट इज इक्वल टू दी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। वंस अगेन, एक सेकंड, निश्चित को कुछ क्वेश्चन है? यस निश्चित। हेलो। हाँ निश्चित बोलिए। हाँ मैम, वैसे मुझे ये क्वेश्चन में मेरे को आवाज़ नहीं आई थी, डिक्शनरी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैम यहाँ पे डेल्टा AH जो है वो गिवन नहीं है मैम उनको। बेटा वो गिवन ही है ना, डेल्टा AH जो बोल रहे हो आप एटोमाइजेशन एंथैल्पी, वो तो गिवन ही है। तो मैम ये हम लोग डेल्टा H सब्लिमेशन और डेल्टा H वो क्यों कर रहे हैं मैम? मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि ये आया कहाँ से, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो फॉर्मेशन एंथैल्पी लिखना है जो कि जीरो होता है अगर एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है। यहाँ पे वो स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, स्टैंडर्ड स्टेट्स ये हैं। तो अच्छा मैम, तो अभी हमें उसको स्टैंडर्ड स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नहीं बेटा, आपको कन्वर्ट नहीं करना है, आपको बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट के केस में क्या लिखना है? एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन गैस प्लस 4 टाइम्स एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। पर हम 4 टाइम्स नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए जब एक क्लोरीन मॉलिक्यूल टूटता है आपको 2 क्लोरीन गैसियस एटम मिलते हैं, और आपको इक्वेशन में चाहिए 4, तो 4 चाहिए, तो ऑब्वियस सी चीज़ है आप 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करोगे तो इट विल बिकम 2 टाइम्स। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी ट्वाइस एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Cl। अब ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। मैम अभी हम लोग इसको Cl2 नहीं लेंगे बेटा आपका एटोमाइजेशन एंथैल्पी किसका होता है? ये इसका। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसका होता है। क्योंकि मैम हमें इधर डेल्टा AH Cl2 का भी गिवन ही है ना। हाँ बेटा वो Cl2 लिखा है, बट एक्चुअली इट इज फॉर क्लोरीन ओनली, Cl। ठीक है, चलो, सो हमें ये मिल गया है, तो प्रोडक्ट का तो हमने लिख दिया, माइनस हमें लिखना है क्या? डेल्टा HF फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट विच इज CCl4 गैसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आप इतनी चीजें नोट डाउन करेंगे जो मैम ने अभी आपको लिखवाई है कि हमने फॉर्मेशन एंथैल्पी की जगह पे क्या लेना है? एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन प्लस 2 टाइम्स एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CCl4 गैसेस। अब क्या हमें फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CCl4 गैसेस दिया हुआ है? नहीं, हमें तो क्या दिया हुआ है? CCl4 लिक्विड, दिस इज लिक्विड। हाँ, तो चलिए मुझे कौन लिखवाएगा अगर मुझे इसका चाहिए फॉर्मेशन एंथैल्पी? तो टारगेट इक्वेशन क्या बनेगा मेरा? आई नीड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CCl4 गैस। मैम C प्लस हाफ Cl2, अरे 2 टाइम्स Cl2, कार्बन सॉलिड प्लस 2 टाइम्स Cl2 गैस गिव्स CCl4 लिक्विड। मैम बेटा मैं तो टारगेट इक्वेशन पूछ रही हूँ। अच्छा हाँ, तो यस, टारगेट इक्वेशन तो यही है। यस मैम। वेरी गुड। अब देखिए टारगेट इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। अब सब लोग ध्यान से देखेंगे, आपको इसकी निकालनी है फॉर्मेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे। चलिए,
सो यहाँ पे सिंपली आपको दो इक्वेशन बनाने हैं यूजिंग दीज टू इन्फॉर्मेशंस। ये जो दो इन्फॉर्मेशन मुझे दी हुई है, मुझे इससे इक्वेशन बनाना है। कौन मेरी हेल्प करेगा? सबसे पहले तो CCl4 लिक्विड की फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है, तो क्या इक्वेशन लिखूं मैं इसमें? हर्ष, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर CCl4 लिक्विड का फॉर्मेशन? हर्ष, मैम CCl4 का मतलब कफ हेलो फॉर्मेशन एंथैल्पी का इक्वेशन लिखवाना है। हेलो हाँ हाँ हर्ष, आई एम एबल टू हियर यू, बोलिए। हेलो यस, कोई और? यश जोशी, आप लिखवाइए। मैम it would be देखो, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट, उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन एंथैल्पी। yes तो ma'am. व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ कार्बन? Solid यस, सो carbon कार्बन सॉलिड प्लस plus Cl2 which is at a gaseous state 2 into 2Cl. yes, very good. So this is the delta HF of CCl4 liquid, very good, which is given to you, right? अब दूसरा इक्वेशन बेटा CCl4 का वेपराइजेशन का लिखवा दीजिए। सो CCl4 लिक्विड is converted into CCl4 gaseous, उसका भी वैल्यू दिया हुआ है डेल्टा H वेपोराइजेशन। अब क्या आप इन दो इक्वेशन से ये इक्वेशन जनरेट कर पाओगे? Yes ma'am. कैसे करोगे? इन दोनों को सिंपली क्या करना पड़ेगा तुम्हें? Revert ma'am. रिवर्ट भी करने की जरूरत नहीं बेटा, ध्यान से देखिए। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो, यहाँ से CCl4 लिक्विड, यहाँ से CCl4 लिक्विड कैंसिल हो गया। Yes ma'am. तो आपको देखो बेसिकली करना क्या है, यू हैव टू ऐड फॉर्मेशन एंथैल्पी प्लस वेपोराइजेशन एंथैल्पी, ताकि आपको इसका वैल्यू मिले। ठीक है, Yes. चलो निकाल के बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CCl4 गैसियस? देखो, आप ये सब गधा मजूरी क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको रिएक्शन एंथैल्पी निकालना है, और रिएक्शन एंथैल्पी कब तक नहीं निकलेगी? जब तक आपके पास ये चीज नहीं आएगी। सी, जब तक आपके पास ये चीज नहीं आएगी, ठीक है, तब तक कोई फायदा नहीं है इस इक्वेशन का। और ये चीज कैसे निकलेगी? तो आप पहले टारगेट इक्वेशन बनाओगे, फिर आप हैसेस लॉ का यूज करोगे, दो इक्वेशन की हेल्प से आप ये इक्वेशन जनरेट करोगे। तो आपका डेल्टा HF CCl4 gaseous is equal to delta HF CCl4 liquid plus delta H vaporization। क्या वैल्यू आई इसकी? वेरी गुड, -105। सो -105 हमारे पास आ गया है। सो रिएक्शन एंथैल्पी इज इक्वल टू, सारी वैल्यूज रख दो इसके अंदर, क्या आएगा? एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन इज 715 प्लस 2 times atomization enthalpy of chlorine is 242 माइनस, अभी अभी आपने वैल्यू इसका कैलकुलेट किया, इट इज -105। निश्चित, इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया बेटा? मैम ये -105 कैसे आया? इट इज -135.5 और प्लस 30। 30.5, तो इन दोनों को करो, ऐड करो। मैम मतलब ये जो डेल्टा जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है CCl4 की, उसमें ये ऐड करनी है डेल्टा, मतलब वेपराइजेशन एंथैल्पी। यस, हाँ वही तो किया हमने बेटा, हैसेस लॉ का यूज किया। तो मैम उससे ये जो आई, जो हमने फाइंड की, वो भी मैम डेल्टा HF है, तो वो तो फॉर्मेशन एंथैल्पी ही नहीं हुई।
हमने पर वो वही गैस फाइंड की आउट हुई। की, पर वो गैसियस स्टेट की हुई बेटा, आपको लिक्विड का दिया हुआ है। तो मैम अगर ऐसे गैस का फाइंड करना हो तो लिक्विड गिवन हो उसमें से गैस वेपराइजेशन माइनस कर नहीं देंगे। बेटा, हर बार ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको टारगेट इक्वेशन बना के सब जनरेट करना होता है, आप ऐसे रेंडमली कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, सो क्या आंसर आया सबका? लेट्स चेक दी आंसर। वेरी गुड यश, वेरी गुड वरुण, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड हृदय। आज लड़कियां कैलकुलेशंस नहीं कर रही है, आज लड़के कैलकुलेशन कर रहे हैं। कल की क्लास में सिर्फ लड़कियां कैलकुलेशंस कर रही थी, आज की क्लास में पता नहीं लड़कियां कैलकुलेशन ही नहीं कर रही हैं, सिर्फ हितांशी आंसर दे रही है बस, बाकी लोग पता नहीं लड़कियां क्या कर रही हैं। वेरी गुड प्रीत, वेरी गुड धनुष्का, देखो अब फटाफट से आंसर आने लगे। सो द फाइनल आंसर इज 1304 किलो जूल पर मोल, ठीक है। सो द रिएक्शन एंथैल्पी इज 1304 किलो जूल पर मोल, ठीक है। दिस वॉज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट वन, पर ये इम्पॉर्टेंट है तो आपको करना है। प्लीज़ स्टार मार्क कर दीजिए, एग्जाम में आ सकता है। मैं चाहूँ तो मैं ये आपको 5 मार्क्स में पूछ सकती हूँ। क्यों? क्योंकि देखो मैं सबसे पहला तो ये जजमेंट लूँगी कि आपने क्या टारगेट इक्वेशन हेसिस लॉ से सही निकाला है ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ही आपको तो 1.5 मार्क आपका यहाँ पे ही मिल जाएगा। अगर ये आपने सही किया है तो मैं चेक करूँगी कि आपको पता है कि नहीं कि यहाँ पे एटोमाइजेशन एंथैल्पी आएगा इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी। फिर क्या ये आपने इक्वेशन सही लिखा है, उसका मैं आपको 1 मार्क दे दूँगी। सो 3.5 मार्क्स हो गए। फिर फाइनल आंसर का 1 मार्क प्लस यूनिट का आधा, ठीक है। तो आपको बेसिकली याद रखना है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स 5 मार्क्स में आएंगे, जहाँ जहाँ हेसिस लॉ है वहाँ वहाँ 5 मार्क का न्यूमेरिकली बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16, हु इज गोइंग टू आंसर फॉर मी। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल्टा यू जो है वो 0 होता है, तो व्हाट विल बी डेल्टा एस। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बीच में सेकेंड लॉ पूछा है, फर्स्ट नहीं पूछा है। चलो चलो कौन बताएगा मेरे को। चलिए एक काम करते हैं, आज मैं किसी से पूछती हूँ। ईशानी, व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस ईशानी, हेलो ईशानी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा। चलिए कोई बात नहीं, लेट्स आस्क विश्वा। यस विश्वा बताइए। Ma'am, it is that the entropy of the universe always increases. बेटा क्या यूनिवर्स को मैं आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकती हूँ? No. नो, यूनिवर्स के बाहर कुछ है तुम्हें पता है? नहीं, हाँ मतलब राइट, सो इट मीन्स यूनिवर्स इज ऑल्सो एन आइसोलेटेड सिस्टम, और उसका भी एंट्रोपी क्या होना चाहिए बेटा? पॉजिटिव, ठीक है। सो आइसोलेटेड सिस्टम्स के लिए यूनिवर्स हो चाहे कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो, डेल्टा एस हैज टू बी पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव और इक्विलिब्रियम के लिए 0, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं सकता है, पर फिर भी लोग पूछते हैं, पता नहीं क्यों। चलिए मेरी हेल्प कौन करेगा? यस शनोफी, बोलिए बेटा क्या करें इस चीज में। डाउट है एक। बोलो मैम ये यूनिवर्स आइसोलेटेड बॉडी कैसे होगी? क्या हुआ बेटा? मैम ये यूनिवर्स आइसोलेटेड बॉडी कैसे होगी? बेटा आपको यूनिवर्स के बाहर का कुछ पता है कि यूनिवर्स के बाहर क्या होता है? डू यू नो एनीथिंग अबाउट द थिंग विच इज आउटसाइड द यूनिवर्स? राइट, तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि यूनिवर्स के अंदर जो चीजें हैं वो सब कांस्टेंट है, मतलब उसके अंदर कोई और चीज यूनिवर्स में कुछ भी नहीं डाल रहा है। समझ में आया? तो अगर आप सिर्फ यूनिवर्स को कंसिडर कर रहे हो तो दैट इज योर आइसोलेटेड सिस्टम।
कि इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो सराउंडिंग कैसे यूनिवर्स में इंटरफियर करेगा। ओके Yes, ma'am. ओके Got शनोफी, it, ma'am. चलो अब इसमें मेरी Yes, हेल्प ma'am. करो। चलो अब मैंने तुम्हारी हेल्प की, अब तुम मेरी हेल्प करो। यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा एच इज गिवन 400 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एस इज ऑल्सो गिवन 0.2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। चलो अब मेरी हेल्प करो, मुझे बताओ कि मुझे जानना है कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं। क्या निकालूं मैं इसमें, क्या कैलकुलेट करेंगे हम। यस शनोफी, डेल्टा जी जानने के लिए क्या, सॉरी चलो मैंने ही आंसर दे दिया, अब तो कोई नहीं। चलो डेल्टा जी फाइंड आउट करना है बेसिकली आपको। चलो कौन लिखवाएगा इक्वेशन फॉर डेल्टा जी। यस Ma'am. धनुष्का। Yes, ma'am. It will be delta G हाँ हाँ बोलो बोलो, डेल्टा जी इज इक्वल टू, is equal to delta H minus T delta S. ओके वेरी गुड। तो सबसे पहले तो मुझे लिखवाइए, डेल्टा एच इज 400, टेम्परेचर Yes. कितना लिखेंगे धनुष्का, कितना दिया हुआ है टेम्परेचर बेटा। Ma'am, temperature is not given. Oh, sorry. 298 Kelvin. यस इंटू 0.2, क्या आंसर आएगा आपका। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मुझे। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने चैट बॉक्स में डाल दिया है, परफेक्ट। चलिए चलिए जल्दी जल्दी। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड शनोफी, वेरी गुड हेतांशी। So basically the answer is 340.4 किलो जूल पर मोल। और क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है, द प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, द प्रोसेस इज गोइंग टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस। पर हमारा काम यहाँ ख़त्म नहीं होता है, उन्होंने आपसे पूछा हुआ है एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस, वो भी आपको बताना है कौन से टेम्परेचर पे वो पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस होगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल के लिए टेम्परेचर कैसे मिलेगा हमें, कौन बताएगा। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, सेम ऐसा ही न्यूमेरिकल हमने लास्ट क्लास में किया था। हाउ टू कैलकुलेट द टेम्परेचर अबव विच इट इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस, कौन मेरी हेल्प करेगा। वेरी गुड, चलिए कुछ बच्चों को तो पता ही है। यस प्रीत बताइए कैसे करेंगे हम यहाँ पे। Ma'am, delta H by delta S. वेरी गुड, T इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। आंसर क्या आएगा, 400 बाय 0.2, 2000। वेरी गुड। सो 2000 केल्विन पे आपका डेल्टा जी हो जाता है 0। तो अगर आपको डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव करवानी है, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करवाना है, सो योर टेम्परेचर हैज़ टू बी ग्रेटर देन 2000 केल्विन। जब आपका डेल्टा जी बन जाएगा नेगेटिव और आपकी प्रोसेस बन जाएगी स्पॉन्टेनियस। इज दिस क्लियर एवरीवन। सो सबसे पहले तो जब भी इस टाइप का न्यूमेरिकल आए तो पहले तो डेल्टा जी कैलकुलेट करो, यहाँ पे आपको 2.5 मार्क्स मिल गए, और फिर टेम्परेचर कैलकुलेट करो, और फिर फाइनली ये स्टेटमेंट लिखो कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे रिएक्शन डेल्टा जी विल बिकम नेगेटिव एंड द रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस। इसका भी 2.5 मार्क्स। सो टोटल 5 मार्कर का ये क्वेश्चन है। अगर आपने स्टेप वाइज बिल्कुल सही लिखा है तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, यूनिट कहीं पे भी मिस कर गए मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। चलिए लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। चलिए चलिए कौन बताएगा,
तनय, तनय आप आंसर करना चाहोगे बेटा? क्या होगा इसके अंदर? डेल्टा एच का साइन और डेल्टा एस का साइन? डेल्टा एच वुड बी पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव नेगेटिव, सॉरी मैम, नेगेटिव फॉर्मेशन है। हाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हाँ मैम। यस, ओके ग्रेट। डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव। डेल्टा एस क्यों पॉजिटिव? मैम क्योंकि वो देखो एटम बन, रैंडमनेस, मतलब मॉलिक्यूल रैंडमनेस बन कम रहा है। हो रही है कि बढ़ रही है? वो ध्यान से देखो जरा। मैम बढ़ रही है। चलिए विधि से पूछते हैं। यस विधि बताइए, क्या रैंडमनेस कम हो रही है कि बढ़ रही है? विधि? चलिए कोई बात नहीं। हर्ष आप बताइए। मैम कम हो रही है रैंडमनेस। यस कम हो रही है, मतलब इसका भी ये आंसर क्या एटम से आएगा? मॉलिक्यूल में बना। यस, एटम में से मॉलिक्यूल बन रहा है, रैंडमनेस कम हो रही है, सो डेल्टा एस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ठीक है, सो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तनय याद रखना बेटा, एटम में से मॉलिक्यूल बन रहा है तो जितने गैस में एटम ज्यादा होंगे उतनी कोलिजन ज्यादा होगी, रैंडमनेस ज्यादा होगी। अब आपके नंबर ऑफ एटम्स कम हो जाएंगे क्योंकि वो मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो कोलिजन्स कम होगी, रैंडमनेस भी कम हो जाएगी। चले क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए 2A गैस प्लस B गैस gives you 2D गैस। अब इसके अंदर आपको वैल्यू दी हुई है डेल्टा U की, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच इज 10.5 किलो जूल and change in entropy which is minus 44.1 किलो जूल पर मोल, सॉरी जूल केल्विन है। तो डेल्टा जी निकालना है। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर डेल्टा जी? विश्वा आप बताना चाहोगे व्हाट इज द इक्वेशन फॉर डेल्टा जी? विश्वा? It is delta H minus T delta S. ओके बेटा, मेरे पास डेल्टा एच है क्या यहाँ पे? No. मेरे पास डेल्टा यू है, तो क्या डेल्टा यू से डेल्टा एच मिल सकता है? क्या डेल्टा यू से डेल्टा एच मिल सकता है? चलिए दीप शाह, देव मेहता, कोई नहीं बताएगा। सिर्फ इतने ही बच्चे क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? राशि, व्हाट इज द इक्वेशन हियर बेटा? डेल्टा एच से डेल्टा यू कैसे, डेल्टा यू से डेल्टा एच कैसे निकालोगे? वरुण, व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा? हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम डेल्टा जी, मैम क्या निकालना है? डेल्टा यू। डेल्टा एच निकालना है फ्रॉम डेल्टा यू। क्या फॉर्मूला लगाओगे? डेल्टा एच फ्रॉम डेल्टा यू। एक ही तो फॉर्मूला बेटा दोनों को रिलेट करने का। ओके कोई बात नहीं। यस शनोफी बोलिए बेटा। मैम एक फॉर्मूला है पर उसमें तो टेम्परेचर आता है, तो टेम्परेचर तो नहीं नहीं नहीं, बताओ बताओ। देखो डेल्टा एच और डेल्टा यू को रिलेट करने वाला कौन सा फॉर्मूला है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी वाला। यस, अब डेल्टा एन जी का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? उसमें टेम्परेचर। हाँ तो बेटा टेम्परेचर ना दिया हो क्वेश्चन में, फिर भी आप टेम्परेचर हर बार क्या ले सकते हो? 298। थर्मो के अंदर रूल है, अगर आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में नहीं दिया है टेम्परेचर तो ऑलवेज टेक 298। ठीक है, चलिए डेल्टा एन जी का वैल्यू, डेल्टा एन जी का वैल्यू स्टेनोफी माइनस 2 + 1 3। यस -1। वेरी गुड। सो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। -10.5 प्लस -1
इंटू 8.314, अब ये किलो जूल में है तो इसको भी किलो जूल में करिए, 10 to the power -3 इंटू टेम्परेचर 298। चलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, सब लोग कैलकुलेट करेंगे। चलो सब लोग कैलकुलेट करो और मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, कितना आ रहा है सबका। परफेक्ट, आई हैव रिसीव्ड आंसर्स ऑलरेडी। हर्ष, अगर कभी भी क्वेश्चन में टेम्परेचर ना दिया हो तो कंसिडर कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट लिखा है। नॉट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी ये कर दोगे। वेरी गुड। सो द आंसर जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का आ रहा है, इट इज -12.98 किलो जूल पर मोल, ये आंसर सबका आ रहा है। Now let's place the answer over here, -12.98 minus T is 298 and delta S is -44.1. So what is the answer of delta G? वो कौन बताएगा? यस हृदय, क्या आंसर आ रहा है बेटा? मैम एक ही सेकंड। 13154.78 माइनस -13154.78। ओके, मतलब आपने जूल में आंसर निकाला है। हाँ बेटा वो गलत आ रहा है, रीचेक करो। परफेक्ट, मुझे चैट बॉक्स में ऑलरेडी आंसर्स मिल रहे हैं। परफेक्ट, वेरी गुड प्रीत, वेरी गुड धनुष्का, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड हेतांशी। शनोफी, आंसर इज नॉट करेक्ट। आप फिर से करिए। यश जोशी, फिर से कैलकुलेशन करिए बेटा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आपको वो भी देखना है बेटा। द फाइनल आंसर इज +0.16 किलो जूल पर मोल। और क्योंकि डेल्टा जी 0 पॉजिटिव आ रहा है, द प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। काफ़ी बच्चों का आंसर आ रहा था, सिर्फ कुछ बच्चों का आंसर सही नहीं आ रहा था। प्लीज़ रीचेक। यश जोशी, शनोफी, प्लीज़ रीचेक योर आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है हमारा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। मैम क्वेश्चन नंबर 20 क्यों नहीं करा रही है, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक्स प्लस इक्विलिब्रियम का पार्ट है, ठीक है। थर्मो प्लस इक्वी का पार्ट है, और वो इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन आपको मंजोत सर कराएंगे जब इक्विलिब्रियम चैप्टर हो जाएगा। चलो अब इसमें से कोई मुझे बता सकता है, कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ NO गैस। स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है। देखो तुरंत हैंड रेज ऑप्शंस ऑफ कर दिया करो अगर तुम्हें नहीं आता है तो। आता है, वाह क्या बात है, बहुत सारे बच्चों को आता है। यस निश्चित बताइए। मैम मुझे आता नहीं है, लेकिन मुझे ट्राई करना है मैम। हाँ हाँ ट्राई करो, बताओ। मैम हमें स्टेबिलिटी करनी है तो मैम मतलब इसमें एग्जैक्टली होता क्या है वही मुझे नहीं पता। बोलो भाई, वही तो तुम्हें मुझे बताना है, वही मैं बता दूंगी तो क्या फायदा। यस भीष्म बताइए। मैम ये डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है पहले में, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यस वेरी गुड, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक है। पर इससे बेटा इसकी स्टेबिलिटी में क्या कमेंट करोगे तुम? तो मैम इसकी एनर्जी मतलब वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा होगी। बेटा रिलीज कैसे हो गया? एक बार तुम बोल रहे हो एंडोथर्मिक है, एक बार तुम बोल रहे हो एनर्जी रिलीज हो रही है। कम हो जाएगी। हाँ देखो बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा एच? इट इज अ स्टेट फंक्शन। सो इसका मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब हुआ HP प्रोडक्ट का एंथैल्पी ज़्यादा है रिएक्टेंट के एंथैल्पी से। और
मतलब जैसे कि भीष्म ने बोला इसका एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज टू, और जिसका एनर्जी ज्यादा होता है थर्मोडायनेमिकली वो लेस स्टेबल होता है। याद रखना, जिसका भी एनर्जी ज्यादा होता है वो थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिलती है वो यूजुअली लेस स्टेबल होती है। चलिए हृदय, आप कमेंट कीजिए ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ NO2 गैस। नाउ कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ NO2 गैस। मैम नेगेटिव है, मतलब हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है मतलब HP क्या होगा, प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या होगी, रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज्यादा या कम? अगर इधर ज्यादा है तो इधर कम होगी। ऐसा लॉजिक नहीं लगाते हैं इधर ज्यादा तो उधर कम, ऐसा लॉजिक लगाते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR। तो अगर इसका वैल्यू ज्यादा हुआ तो आंसर तो पॉजिटिव आना है, इसका वैल्यू ज्यादा हुआ तभी तो आंसर नेगेटिव आएगा। ओके। तो अगर प्रोडक्ट का एंथैल्पी कम है मतलब इसकी एनर्जी कम है। जब भी प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो रही हो तो याद रखना उसकी तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी स्टेबल होगा। यस बढ़ रही है। तो याद रखिएगा NO2 इज मोर स्टेबल देन NO। यस दृष्टि, क्या हुआ बेटा? नथिंग मैम, आंसर के लिए था। अच्छा कोई बात नहीं। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो विद दिस वी आर एंडिंग द एंड एक्सरसाइज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे एंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द न्यू चैप्टर एंड दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, सो हाइड्रोजन शुरू करने से पहले मुझे आप में से कोई बता सकता है हाइड्रोजन जो है वो कौन से ग्रुप में आता है? चलो कौन बताएगा मेरे को, हाइड्रोजन जो है वो कौन से ग्रुप में आता है? वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने तो हैंड रेज भी ऑन कर दिया, काफी ने तो चैट बॉक्स में भी आंसर डाल दिया। और सब लोग चैट बॉक्स में आंसर डालो। तो मुझे 15-16 आंसर मिले हैं, जिसमें से यश ने तो 5 आंसर दिए हैं, एक ही आंसर 5-5 बार दिया है, पता नहीं क्यों। चलो वेरी गुड वरुण। अब आप लोगों से हम शेयर करते हैं कि एक्चुअली हाइड्रोजन जो है वो बेचारा बड़ी मुसीबत में है। अब वो बेचारा क्यों बड़ी मुसीबत में है? क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है। जो हाफ ऑफ द पब्लिक ने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप 1 ग्रुप 1 ग्रुप 1, वो सब गलत है। वो सब क्यों गलत हैं? क्योंकि उसका पोजीशन जो है अभी भी पीरियोडिक टेबल में डिसाइडेड नहीं है। अभी भी वो क्यों डिसाइडेड नहीं है, लेट्स सी। देखिए पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को हमने कैसे अरेंज किया हुआ है, पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया हुआ है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, राइट। तो आप जानते हो कि एलिमेंट्स जो एक ग्रुप में होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, सेम होती है, राइट। प्लस जो सेम ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, राइट। नाउ आई नीड आंसर फ्रॉम यश चौधरी। यश हमें बताएंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। मैम इलेक्ट्रॉन, यस, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा हाइड्रोजन का? S1 1s1, very good. And what is the electronic configuration beta of group 1 elements? S ब्लॉक का ग्रुप 1 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? No ma'am, I don't know. नो प्रॉब्लम, किसी को आता है ग्रुप 1 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होएगा? ईशानी आपका आंसर सही है, पर आप बेटा मुझे एस ब्लॉक के आंसर दे रहे हो। वेरी गुड ईशानी। सो ईशानी ने मुझे आंसर दिया है, इट इज NS1।
सभी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 हैज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1। तो इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन का इसके जैसा ही है, और इसीलिए आप सब ने मुझे आंसर दिया कि मैम हाइड्रोजन को ग्रुप में 1 में डाल दो। पर हाइड्रोजन जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज बीच में सिमिलर दिखाता है ग्रुप 1 के साथ, और कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर दिखाता है किसके साथ, हैलोजेंस के साथ। ठीक है, तो अब हमें देखने हैं कौन से प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं ग्रुप 1 के साथ। सब लोग स्क्रीन पे देखें, सिमिलैरिटीज सबसे पहले देख लेते हैं ग्रुप 1 के साथ क्या क्या सिमिलैरिटी है। तो लेट्स सी सिमिलैरिटीज क्या क्या है। सबसे पहली सिमिलैरिटी इज बहुत सिंपल है। फर्स्ट सिमिलैरिटी इज जितने भी ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स, उनकी टेंडेंसी क्या होती है, वो ऑक्टेट कैसे अचीव कर सकते हैं, हाउ कैन दे अचीव ऑक्टेट? यस धनुष्का। Ma'am, by losing an electron. Yes, very good. So group 1 elements have tendency to lose one electron. तो अगर उनका टेंडेंसी होता है टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, दे फॉर्म मोनोवेलेंट कैटायन, जैसे कि सोडियम प्लस, जैसे कि पोटेशियम प्लस, लिथियम प्लस, सीजियम प्लस। तो दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म मोनोवेलेंट कैटायन। और सिमिलरली हाइड्रोजन का भी टेंडेंसी होता है, वो भी क्या बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H+। Now, what is the second similarity between group 1 elements and hydrogen? So the second similarity between group 1 elements and hydrogen is just like group 1 element. All the group 1 elements, they form stable halides. तो मतलब वो क्या करते हैं, स्टेबल हेलाइड फॉर्म करते हैं, स्टेबल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और स्टेबल सल्फाइड फॉर्म करते हैं। So first similarity is they both form monovalent cations. Second similarity is they both form stable oxide, stable sulfide and stable halide. ये तो आप जानते ही हो, वाटर इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, H2S भी स्टेबल होता है, HCl भी स्टेबल होता है। ठीक है, सो ये याद रखिएगा, दोनों ग्रुप 1 के एलिमेंट्स भी और हाइड्रोजन भी, दे बोथ फॉर्म स्टेबल हैलाइड, ऑक्साइड एंड सल्फाइड। तो दीज वर द सिमिलैरिटीज। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस? तो याद रखना डिफरेंस क्या होता है, हाइड्रोजन हैज वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपके जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज अराउंड 500 किलो जूल के आसपास होती है, जबकि हाइड्रोजन की अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो इट इज़ 1314 किलो जूल पर मोल, मतलब इससे ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो ये एक डिफरेंस हो गया एल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन के बीच में। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब मैम ने बोला था कि वो कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर दिखाता है हेलोजेंस के साथ। सो लेट अस सी व्हाट आर द सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विथ ग्रुप 17 एलिमेंट। ये ग्रुप 1 एलिमेंट के साथ सिमिलैरिटी और डिफरेंस हुआ। अब हम देखेंगे ग्रुप 17 के साथ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस। यस शनोफी। यस शनोफी बोलिए। मैम वो पिछला पेज, यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, so let's move to the similarities and differences between group 17 elements and hydrogen. देखो सिमिलैरिटी क्या होती है। यस दीप। मैम डायटोमिक मॉलिक्यूल। यस, बोथ आर डायटोमिक। वेरी गुड दीप। सो हाइड्रोजन भी H2 के फॉर्म में होता है और हेलोजन जो होते हैं वो भी H2 के फॉर्म में होते हैं। वेरी गुड दीप। सो दिस इज द फर्स्ट सिमिलैरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन। और कोई सिमिलैरिटी सोच सकते हो?
यश जोशी, वेरी गुड, बोलिए बेटा. Ma'am, they can lose valence cell. They can means lose one array. Sorry, ma'am. Sorry. देखो हैलोजन जो होता है बेटा, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP5. तो उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है. ठीक है, लूज नहीं करना पड़ता, गेन करना पड़ता है, जिससे बनता है X माइनस मोनोवेलेंट एनायन. Yes, ma'am. राइट. अब ऐसा ही तुम्हारा हाइड्रोजन भी है, वो भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है, H माइनस मोनोवेलेंट एनायन. ठीक है. सो दिस इज द सेकंड सिमिलैरिटी. फर्स्ट वन हो गया, सेकंड हो गया, दे बोथ एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म. सेकंड हो गया कि जैसे हैलोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके मोनोवेलेंट एनायन बनाता है, वैसे ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करते मोनोवेलेंट एनायन बनाता है. यस शनोफी, वेरी गुड. बोथ आर नॉन मेटेलिक्स. Both are non-metallic. The third similarity is ionization enthalpy of hydrogen is very similar to ionization enthalpy of halogen. याद रखिएगा, हेलोजन और हाइड्रोजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. ठीक है, जो कि होती है ऑलमोस्ट डबल फ्रॉम आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ metals. Done. Now let's see the differences. क्या differences होते हैं, तो याद रखिएगा, halogen has very high amount of electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy of halogen is very very high than electron gain enthalpy of hydrogen. And what is the second difference? Halogens are more reactive. X और हेलोजन आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. तो देखो, कुछ सिमिलैरिटी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के साथ है, कुछ सिमिलैरिटीज अल्कली मेटल्स के साथ हैं. तो इसीलिए इसका पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है. तो आप उसको क्यों ग्रुप 1 का एलिमेंट बोलते हो, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो तो इन दोनों के बीच में लटकी हुई है, पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ग्रुप 1 के साथ मिलता जुलता है. तो उसको पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया, ग्रुप 1 के साथ ही, पर थोड़ा ऊपर, नॉट विद द कॉलम ऑफ ग्रुप 1, उसको थोड़ा सा ऊपर रखा गया. ठीक है. तो द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल अनसर्टन. उसको अभी भी कहीं पे भी नहीं रखा है ग्रुप 1 के साथ, इसलिए रखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, पर उसके साथ कनेक्टेड नहीं रखा है. आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो हमेशा थोड़ा ऊपर रहता है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव अहेड. देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. देखो हाइड्रोजन जो है वो लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है, सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे. सी, दिस पार्ट इज ओमिटेड इन CBSE, सो डोंट वरी अबाउट राइटिंग. सारी चीज़ें नोट्स में दी हुई हैं, दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन. ठीक है. स्क्रीन पे देखो, सबसे पहले तो लेबोरेटरी मेथड में हाइड्रोजन कैसे बनता है. तो ये जो ये 12th के लिए बहुत काम की चीज़ है. जिंक कभी भी किसी भी एक्टिव मेटल को अगर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, किसी भी एक्टिव मेटल को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, तो जिंक जो है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड एंड H प्लस जो है वो हो जाएगा रिड्यूस्ड. सो यू विल गेट हाइड्रोजन गैस प्लस ZnCl2. देखिए जिंक ऑक्सीडाइज हो गया और H प्लस रिड्यूस हो गया. अब तुम्हें रेडॉक्स तो आता है, राइट, ये तुम सीख चुके हो. सो हाइड्रोजन गैस बनती है इन लेबोरेटरी. अब दूसरी चीज, यहाँ पे कभी भी प्योर जिंक यूज नहीं करते हैं. यू नेवर यूज प्योर जिंक मेटल. व्हाई? बिकॉज द रिएक्शन इज वेरी स्लो इफ यू टेक प्योर जिंक. तो हम इसके अंदर थोड़ी इम्प्योरिटी डाल देते हैं, कॉपर की इम्प्योरिटीज. ठीक है. सो कॉपर इज एडेड एज इम्प्योरिटी सो दैट द प्रोसेस बिकम्स फास्ट. Another method is react your zinc with NaOH. एसिड के साथ करवा लिया, बेस के साथ करवाओ, तो उससे बनता है Na2ZnO2 प्लस H2. इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट. सोडियम जिंकेट, और उसके साथ बनता है हाइड्रोजन गैस. सो एज यू कैन सी, दीज आर द 2 मेथड्स जिससे आप लेबोरेटरी के अंदर हाइड्रोजन गैस बना सकते हो. ठीक है.
चलो अब देखते हैं कमर्शियली कैसे बनाया जाता है हाइड्रोजन। तो कमर्शियली हाइड्रोजन बनाने के 3 तरीके हैं। द फर्स्ट वे इज बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये मंजोत सर आपको जब आप 12th स्टैंडर्ड में आ जाओगे और आप अपनी बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तब मंजोत सर आपको सिखाएंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। पर अभी के लिए आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, एसिडिफाइड वाटर, by the electrolysis of brine solution. What is brine solution? It is nothing but aqueous NaCl. सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल दो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज the second method, the third method, which is very very important. Please pay attention if you are preparing for JEE and NEET. This is very important. Commercial method for the preparation of hydrogen, and that method is known as syngas, synthesis gas और syngas. इसमें आप क्या करते हो, आप कार्बन के ऊपर से स्टीम पास करते हो, ठीक है। कार्बन के ऊपर से स्टीम पास करने से बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस, और ये जो गैस का मिक्सचर होता है उसको बोला जाता है सिनगैस, सिनगैस और वाटर गैस। तो आई गेस जेई और नीट में ये क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाट इज सिनगैस। तो सिनगैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, और व्हाट इज वाटर गैस, तो यही मिक्सचर याद रखना है, ठीक है। पर जब कमर्शियली बेटा इस तरीके से हाइड्रोजन बनाया जाता है तो इसमें से हाइड्रोजन निकाल पाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में से हाइड्रोजन को हटाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम एक छोटू सा और रिएक्शन करते हैं। अब वो रिएक्शन क्या होता है, आप सिन गैस को वापस रिएक्ट करवाते हो वाटर के साथ, स्टीम के साथ। इस बार आप रिएजेंट को कैटलिस्ट यूज करते हो FeCrO4 आयरन क्रोमेट, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर अराउंड 650। तो क्या होता है, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 गैस। अब ये जो मिक्सचर होता है इसमें से हाइड्रोजन निकालना इज वेरी इजी। वाई वेरी इजी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सोडियम आर्सेनेट सॉल्यूशन में वो कैप्चर हो जाता है, ठीक है। सो प्लीज ये मेथड याद रखना, भले आपके अभी के लिए एग्जाम में नहीं आएगा पर जेई नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस शनोफी बोलिए बेटा। मैम ये पता नहीं चला कि ये इजी क्यों होगा इसको निकालना। क्योंकि देखो आप जब इस सॉल्यूशन को ना बेटा, देखो आपने सबसे पहले तो क्या किया, देखो आपने एक चैम्बर ले लिया जिसमें से तुमने पास किया स्टीम। अब स्टीम पास किया और यहाँ पे कार्बन पड़ा हुआ है, तो यहाँ से निकला सिन गैस। अब सिन गैस में से इसको हटाना बहुत डिफिकल्ट था, तो तुमने क्या किया, वापस से इस ट्यूब के अंदर कहीं से स्टीम इंट्रोड्यूस करी, तो अब बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और H2 का मिक्सचर। अब तुमने क्या किया, इस गैस को डाला सोडियम आर्सेनेट सॉल्यूशन में। दिस सॉल्यूशन इज सोडियम आर्सेनेट, ठीक है। तो जैसे ही तुम इसमें डालोगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आर्सेनेट के साथ रिएक्शन करके ब्लॉक हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। अगर वो ट्रैप हो गया तो यहाँ से जो गैस बबल आउट होगी, जो बबल्स के फॉर्म में बाहर आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ प्योर हाइड्रोजन होगा। शनोफी इज दिस क्लियर बेटा? यस मैम। ओके, तो याद रखना सोडियम आर्सेनेट का काम क्या होता है, इट स्क्रैप्स ऑफ, मतलब वो आयरन कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन से अलग कर देता है, ठीक है। नाउ दिस प्रोसेस, ये जो सेकेंड स्टेप आपने किया उसको बोलते हैं वाटर गैस शिफ्टिंग, वाटर गैस शिफ्टिंग रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन मेनी एग्जाम्स कि व्हाट इज वाटर गैस शिफ्टिंग रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, जेई और नीट वालों के लिए स्पेसिफिकली ये मेथड इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अवॉइड मत करना, भले सीबीएसई ने हटा दिया है। चलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, it is a colorless, it is odorless and tasteless gas.
इसीलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर लीक हो गया तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कलरलेस है, ना उसकी कोई स्मेल है, ना उसका कोई टेस्ट है। तो अगर हाइड्रोजन लीक हो गया तो तुम्हें पता ही नहीं चलता है। प्लस हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो होता है, ठीक है, वो 2 टाइप का होता है, याद रखना। वन इज ऑर्थो हाइड्रोजन एंड सेकेंड वन इज पैरा हाइड्रोजन। वंस अगेन, जो आपका हाइड्रोजन जो गैस होता है, इट इज इन 2 फॉर्म, ऑर्थो एंड पैरा। व्हाट इज ऑर्थो? तो याद रखो, तुम लोग पढ़े हुए हो ना कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी स्पिन के अराउंड मूव करता है। इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन इट्स स्पिन, ये पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? ऑर्बिट में तो घूमता ही है, पर स्पिन में भी मूवमेंट होती है उसकी। यस निश्चित? निश्चित क्या पूछना है आपको? ठीक है, चलिए सब लोग स्क्रीन पे देखें। तो जैसे आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी, देखो दिस इज न्यूक्लियस, इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, प्लस वो अपनी एक्सिस के ऊपर भी घूमता रहता है। वैसे ही न्यूक्लियस जो होता है वो भी अपने एक्सिस पे घूमता रहता है। सो इफ डाइहाइड्रोजन के अंदर दोनों हाइड्रोजन न्यूक्लियस सेम डायरेक्शन में घूम रहे हो, ओके, once again, if in case of dihydrogen, if both the nucleus of hydrogen atoms spin in the same direction, तो उसको बोला जाता है ऑर्थोहाइड्रोजन। बट इफ दे स्पिन ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो उसको बोला जाता है पैराहाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? देखो ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, एक लेफ्ट में एक राइट में जा रहा है, दूसरा लेफ्ट में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं पैरा। एक को बोलते हैं ऑर्थो, जिसमें दोनों सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। डन? किसी को कुछ पूछना है? नो, वेरी गुड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको चीज जो याद रखनी है वो ये है कि लो टेम्परेचर पे पैरा फॉर्म स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो फॉर्म फेवर होता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? और हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें 75% ऑर्थो आइसोमर होता है, 25% पैरा होता है। ठीक है, चलो अब जो रिएक्शन है वो तुम लोग मुझे लिखवाओगे, मैं नहीं लिखवाऊंगी। ठीक है, यस शनोफी, क्या पूछना है बेटा आपको? मैम ये ऑर्थो और पैरा अलग अलग है तो कुछ उनकी देखो बेटा प्रॉपर्टीज में कोई सुनो, फर्क होगा? तुम्हारा जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसमें 2 हाइड्रोजन एटम होंगे शनोफी, राइट? अब 2 हाइड्रोजन एटम का बेटा खुद का न्यूक्लियस होगा। शनोफी, यस, ओके। अब देखो बेटा, हमेशा जो न्यूक्लियस होता है ना वो भी अपनी स्पिन पे मूवमेंट करता है, वो भी स्टेशनरी नहीं होता। ठीक है, वो भी स्पिन में मूवमेंट करेगा। शनोफी समझ में आया बेटा? अब अगर दोनों की, देखो अगर दोनों की स्पिन मूवमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो उसको बोलो ऑर्थो, पर अगर एक की मूवमेंट क्लॉकवाइज हो और दूसरे की मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है शनोफी, तो उसको बोलते हैं पैरा। यस मैम। ओके, तो याद रखना हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस की स्पिन अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऑर्थो, और हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस की स्पिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो पैरा। लो टेम्परेचर पे पैरा इज फेवर्ड, हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो इज फेवर्ड, और रूम टेम्परेचर पे 75% इज ऑर्थो, 25 इज पैरा। ओके, लो टेम्परेचर पे आपने कौन सा बोला? बेटा लो टेम्परेचर पे हमेशा पैरा फॉर्म इज फेवर्ड। ओके चले, सो अब केमिकल प्रॉपर्टीज आप मुझे हेल्प करोगे सब लोग। चलो फटाफट से, हेलोजन के साथ रिएक्शन से क्या बनेगा? H2 + X2। देखो इसमें तो कुछ करने जैसा है ही नहीं, तुम्हें ही बताना है। चलो चलो जल्दी जल्दी बताते जाओ। H2 + X2 क्या बनाता है? यार ये तो छोटे बच्चे से भी पूछती ना तो भी मेरे को बहुत सारे आंसर मिलते, तो तुम्हें तो आना चाहिए यार। यू आर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, सिर्फ 3 बच्चों को आता है ये चीज, क्या बात कर रहे हो? सिर्फ 3 बच्चों को? वेरी गुड, सिर्फ 4 बच्चों को आता है मतलब। यस तनय, क्या बनेगा?
मैम 2HX। 2HX, परफेक्ट। अब सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे, मैम आपको थोड़ी सी नई इंफॉर्मेशन दे रही है। जब आप H2 को F2 से रिएक्ट करते हो, फ्लोरीन से, तो ये रिएक्शन बेटा डार्क में भी हो जाती है। यू डोंट नीड लाइट फॉर दिस रिएक्शन। बट इफ यू आर रिएक्टिंग H2 प्लस Cl2, तो आपको सनलाइट की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज डार्क में ये रिएक्शन नहीं होता। सो 2HCl बनता है, ठीक है। अगर आप रिएक्शन करते हो H2 प्लस Br2, तो आपको इसको हीट भी देनी पड़ती है, तभी ये रिएक्शन होता है। और जब आप H2 प्लस I2 का रिएक्शन करते हो, यू नीड द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। अब आप बोलोगे कि मैम क्या लिखती जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे सोचो ये रिएक्शन डार्क में भी हो जाता है, मतलब विदाउट एनी एनर्जी रिक्वायरमेंट ये रिएक्शन हो रहा है, विच मीन्स फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव। फिर इसको देखो, डार्क से ज़्यादा सनलाइट में हो रहा है, मतलब ये इससे तो कम रिएक्टिव है। फिर आ जाओ ब्रोमीन पे। ब्रोमीन के लिए आपको सिर्फ सनलाइट से काम नहीं चलता, आपको हीट भी करना पड़ता है, विच मीन्स ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। और आयोडीन के लिए तो कैटलिस्ट भी चाहिए, विच मीन्स आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? फ्लोरीन, उससे कम होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, एंड द लीस्ट रिएक्टिव इज आयोडीन। समझ में आया? पक्का थम्स अप दिखा दो, चलो जल्दी जल्दी, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वेरी गुड, ठीक है। अब ये चीज़ें नोट्स में गिवन है, सो डोंट राइट इट। नोट्स में सब चीज़ें दी हुई हैं, आपको वहीं से पढ़ना है। अब कौन लिखवाएगा मेरे को? रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन। मुझे ये यश चौधरी से जानना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यश क्या बनाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन यश। यस यू आर एबल टू अनम्यूट आई गेस, करो। हो रहा है? हाँ अभी हुआ मैम। क्या बनेगा बेटा? मैम वाटर H2O। वेरी गुड, H2O। सो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। और आपको याद रखना है दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, पर कैसी? इनिशिएशन चाहिए, तो यहाँ पे आप लिखोगे स्पार्क, ठीक है। ओके मैम शुड आई गो बैक टू म्यूट? हाँ हाँ। अब Thank you, नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन। कौन बताएगा? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाएगा? वेरी फेमस रिएक्शन। हर्ष, आप और निशित दोनों का क्वेरी मैं लास्ट में लूंगी, ठीक है। वेरी गुड शनोफी। चलिए, तो मुझे आंसर देगा हर्ष। हर्ष बताओ, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाएगा? मैम NH3। ओके, कितने मोल्स मिलेंगे मेरे को? मैम 2, मतलब बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 2 और उस साइड 3। हाँ, so this 3H2। process is known as Haber's process. Haber। Okay, this is Haber's process for the preparation of ammonia. सबको याद रखना है, this is very famous equation. Okay, and the reagent which is used, यहाँ पे catalyst use होता है Fe. The temperature is 673 Kelvin and the pressure is 200 atmospheric pressure. Okay. सो देखो आपने 2 रिएक्शन, तो आपने सारे रिएक्शन आप ही ने लिखवाया, मैंने तो सिर्फ इक्वेशंस लिखे हैं। चलो, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। सब पहले तो हैंड रेज ऑप्शन ऑफ कर देते हैं। अब किसी को आंसर आता है क्या? देखो, एक्टिव मेटल मतलब कोई भी मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन इजीली दे सके, ठीक है। तो ऐसा मैं एग्जांपल ले लेती हूँ सोडियम मेटल का। चलो, सोडियम आप जानते हो इलेक्ट्रॉन इजीली देगा। अब मैं उसका रिएक्शन करवा रही हूँ हाइड्रोजन से। सो दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो सोडियम विल गेन पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन विल गेन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्राइड। समझ में आया? तो एक्टिव मेटल्स के साथ हाइड्रोजन हमेशा क्या बनाता है? मेटल हाइड्राइड। ओके, अब मुझे कौन इक्वेशन लिखवाएगा कैल्शियम के साथ?
रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन? भीष्म से पूछते हैं, भीष्म आप बताइए, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन? हम्म 2CH होगा ना? कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को? कैल्शियम का यूजुअली चार्ज कितना होता है बेटा? वेरी गुड निश्चित। ये +2 +2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? Ca+2, और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? H2। ठीक है, हाँ, भीष्म को नींद आ रही है, इससे पता चल रहा है। चलिए लेट्स मूव अहेड। रिएक्शन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस इज द लास्ट। हाँ, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, लास्ट वन। सी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? ध्यान से पढ़िए, हाइड्रोकार्बन मतलब इसके अंदर होता है हाइड्रोजन और इसके अंदर होता है कार्बन, ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें होना चाहिए डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। मतलब हाइब्रिडाइजेशन तुमने मंजूत सर ने पढ़ाया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर मंजूत सर ने ये भी पढ़ाया था CH ट्रिपल बॉन्ड CH, sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट। अब ये जो दो कंपाउंड्स हैं, जब आप इनका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हो इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर, तो हमेशा याद रखो ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, पाई बॉन्ड, उसको तोड़ देने का। पाई बॉन्ड को तोड़ दो, पाई बॉन्ड टूट गया तो देखो एक वैलेंसी कार्बन पे जनरेट हुई, एक वैलेंसी इस कार्बन पे जनरेट हुई, तो हाइड्रोजन को उस वैलेंसीज पे ऐड करो तो देखो क्या बना, CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया। तो ये देखो था अनसैचुरेटेड और उसमें से बन गया सैचुरेटेड। समझ में आया? अब देखो इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करो, क्या बनेगा? कौन लिखवाएगा मेरे को? चलो लास्ट रिएक्शन कौन लिखवाएगा? यस भीष्म बताइए, कितने पाई बॉन्ड तोड़ूं? मैम एक ही ना, क्योंकि एक नहीं बेटा, पाई बॉन्ड जितने भी होते हैं वो सारे टूट जाते हैं। ठीक है, तो क्या कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे पर सो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। अब बेटा ये कैसा बन गया? अनसैचुरेटेड है क्या ये? नहीं, सैचुरेटेड। वेरी गुड। सो ये आप जानते हो कि अनसैचुरेटेड में से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन सकता है बाय द रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपने कभी ये घी का नाम सुना है? डालडा घी, जिसको वेजिटेबल घी भी बोलते हैं। वेजिटेबल घी नाम सुना हुआ है? कितनों ने सुना हुआ है वेजिटेबल घी? ओके, अब ये जो वेजिटेबल घी होता है वो किस में से बनता है पता है? वेजिटेबल ऑयल में से। और वेजिटेबल ऑयल्स क्या होते हैं? दे आर अनसैचुरेटेड फैट्स। तो अनसैचुरेटेड में सैचुरेटेड जाने के लिए आप किसका यूज करते हो? हाइड्रोजन का। ठीक है, समझ में आया? तो जैसे भी आपके ऑयल्स होते हैं, ग्राउंडनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, इन सबका रिएक्शन जब आप हाइड्रोजन से करते हो तो वो घी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है वेजिटेबल घी। ठीक है, चलिए, सो विद दिस वी आर एंडिंग हाइड्रोजन पार्ट और आज का आपका क्लास यहाँ पे खत्म होता है। चलिए, भीष्म और यश के बाल बच गए हैं अभी भी। चलो बाय।